नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे देश की संसद के बारे में। दरअसल लोकसभा में दो मुद्दे पिछले दिनों काफ़ी गूंज रहे हैं। एक है वंदे मातरम और दूसरा है एसआईआर। दरअसल इन मुद्दों को लेकर सत्ता और प्रतिपक्ष में तनातनी रही। प्रतिपक्ष चाहता था कि इन तमाम दोनों मुद्दों पर सरकार तुरंत बातचीत करे, संसद में चर्चा हो, और सरकार ने कहा कि हम चर्चा को तैयार है, लेकिन समय लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे। इन तमाम बातों के बीच पिछले 2 दिनों से हम बात करें तो वंदे मातरम पर भी काफ़ी गूंज सुनाई दी लोकसभा के भीतर। ये भी कहा गया कि आखिर वंदे मातरम पर अभी चर्चा क्यों, क्या वजह है। सत्ता पक्ष का कोई राजनीतिक उद्देश्य, और वो उद्देश्य है पश्चिम बंगाल के चुनाव का। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं, उन्होंने ये राष्ट्रगान लिखा था। इस पर कांग्रेस का कहना ये था कि राजनीति में लाभ की दृष्टि से मोदी सरकार इस बात को उठा रही है। 150 साल पूरे होने पर आज ही क्यों। दूसरी बात जो चल रही है, बिहार चुनाव पर भी बात हुई थी, और कि एसआईआर क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर पूरे देश में होनी चाहिए, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल किए गए थे। बिहार में चुनाव के पहले टाइमिंग को लेकर कहा था कि ये जल्दबाजी में होगा, लेकिन आयोग का कहना यह था कि उसके बाद किसी ने कोई शिकायत नहीं की जिनके नाम कटे या जुड़े। केवल आयोग को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। अब पश्चिम बंगाल में भी इस बात को काफ़ी उठाया जा रहा है कि एसआईआर को रोका जाए। अब ये दोनों मुद्दे देश की राजनीति और सामाजिक स्तर पर सरगर्म हैं। इन्हीं पर विस्तार से बात करेंगे कि हंगामा क्यों बरपा एसआईआर और वंदे मातरम को लेकर। चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे टेलीफोन पर श्री रमेश सिंह, जो जियो पॉलिटिक्स और सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनका बहुत स्वागत है फ़ोन पर। स्टूडियो हमारे साथ 2 मेहमान हैं। IND24 के कंसल्टिंग एडिटर श्री योगीराज योगेश जी, और सामाजिक सरोकार से वास्ता रखने वाले हमारे साथी कमल राय। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ करना चाहते हैं कि संसद होती है देश के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, और जब वहाँ कोई फैसला होता है तो फिर वो पूरे देश में लागू होता है। जाहिर है कि प्रतिपक्ष अपने हिसाब से बात करेगा, सत्ता पक्ष अपने हिसाब से बात करेगी। अब इलेक्शन में फिर तय होता है कि संसद में जो कुछ 5 साल हुआ उसमें कितना सही पर सरकार थी, कितने गलत पर, या कितने सही पर प्रतिपक्ष था, उसके हिसाब से वोट पड़ते हैं। अभी जो खास मुद्दा है वो है एसआईआर का, क्योंकि बंगाल चुनाव को लेकर ये सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ ममता बनर्जी और उनके साथियों को हो रही, क्योंकि सरकार का कहना है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी वहाँ घुसपैठ करके आए हैं, और जो सरकार है वो चुनाव जीतने के लिए उनके नाम को वोटर लिस्ट में जुड़वा रही है, और इस पर बातचीत होनी चाहिए। अब मामला ये भी है कि बंगाल के चुनाव हैं, पश्चिम बंगाल के, तो वंदे मातरम पर भी बात हो रही है। जाहिर है कि प्रियंका गांधी ने कल कहा था संसद में कि सरकार इसलिए कर रही क्योंकि वहाँ चुनाव में फ़ायदा हो जाए। अब राजनीति लोग कर रहे हैं तो चुनाव में फ़ायदे की बात तो हर कोई करेगा। कांग्रेस भी यही करती है, सत्ता पक्ष भी यही करता है। आपकी राय, ये हंगामा एसआईआर को लेकर है या चुनाव को लेकर है, या फिर वंदे मातरम का मामला भी चुनाव को लेकर है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, अब ये तो चूंकि इत्तेफाक है कि 150 साल इस साल पूरे हो रहे हैं वंदे मातरम की। 7 नवंबर 1875 से शुरुआत हुआ था और आज उसके 150 भी वो मना रहे हैं। तो अब इसको चुनाव से क्या जोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। चुनाव तो अगले साल है, 2026 में बंगाल में। तो आज तो चर्चा होनी चाहिए ना। और केवल ये नहीं कि 150 वर्ष शताब्दी वर्ष संघ के भी मन रहे हैं, और भी जो 150 वर्ष 100 वर्ष की बहुत सारी जो हुई हैं अभी घटनाएं, उन सब पर चर्चा हो रही। तो ये कहना कि साहब बंगाल की वजह से वंदे मातरम पर चर्चा होना चाहिए, ये मैं इसको ठीक नहीं मानता। और बंगाल की वजह से नहीं, वंदे मातरम की वजह से चर्चा केवल 150 साल पूरे होने पर नहीं होनी चाहिए। वंदे मातरम पर चर्चा रोज होनी चाहिए। क्या दिक्कत है वंदे मातरम पर चर्चा करने से? क्यों डर रहे हैं, क्यों डरती है कांग्रेस कि वंदे मातरम पर चर्चा ना हो, और क्यों नहीं होनी चाहिए? भाई, जिस ये 2 शब्दों ने, जिस राष्ट्रगान ने पूरे अंग्रेजों को देश छोड़ने से मजबूर कर दिया, मतलब जन जन का वो मंत्र बन गया था वंदे मातरम उस दौर में, आज़ादी की लड़ाई में। तो इतना प्रमुख नारा, उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? उसके लिए क्या कोई समय तय किया जाएगा कि साहब आप केवल इस पर एक बार चर्चा करें फिर मत करें? और दूसरा, जो डिबेट हो रही है उसके बारे में, यह वंदे मातरम को लेकर क्या कहा गया, कब लिखा गया, किसने लिखा, कितने स्टेंजा में लिखा गया, कितनी बार में लिखा गया, ये यदि सामने आ रहा है लोगों के, तो उसमें क्या परेशानी, क्या दिक्कत है?
आना चाहिए, वंदे मातरम के लोग की सारी बातें सामने आना चाहिए, लेकिन उसको राजनीति से जोड़ना और बंगाल में इसका लाभ मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, इस वजह से चुनावी चर्चा चल रही है, तो ये आप पहले से कैसे कह सकते हैं कि साहब चर्चा से इसका लाभ केवल बीजेपी को ही मिलेगा? हो सकता है आपको ही मिल जाए, करें आप ऐसी चर्चा, किसी को भी मिल जाए। तो ये जो तर्क हैं जो कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से दिए जा रहे हैं वो गलत तर्क हैं। चर्चा होनी चाहिए, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनकी 24 घंटे चर्चा हो तो भी कम है। वंदे मातरम जो बंगाल से जो एक आंदोलन शुरू हुआ, तो बंगाल चुनाव की बात छोड़ो, बंगाल के लिए उसकी बात नहीं होगी तो किसके लिए बात होगी? तो मेरा तो यही कहना है कि इस पर निरंतर चर्चा होनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी को भी बताया जाना चाहिए कि वंदे मातरम को लेकर कैसे कैसे षड्यंत्र रचे गए, कैसे उसके जो पूरा जो वंदे मातरम गीत था उसमें किन के कहने पे उसका जो 2 स्टैंजा काटे गए, केवल 2 ही स्टैंजा को आपने मान्यता दी, और फिर चलो सब ठीक है, ये काटे गए और छोटे गए, ये सब भी अलग बात है, लेकिन जब उसको अपनाया गया तब तक तो आप पूरा का पूरा गीत आ चुका था उनका, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का, तब पूरा गीत अपना लिए जाते। तो कालांतर की बातें भी बताई जानी चाहिए आने वाले समय में, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको ना बंगाल से जोड़ना चाहिए, ये देश का मूल मंत्र है, बिल्कुल इसको सबको याद होना चाहिए कि इसके साथ क्या किया गया। और इसमें अगर राजनीति कोई करता है तो जनता उस पर तय करेगी कि राजनीति कौन कर रहा है। और फिर दूसरी बात है कि जो राजनीतिक दल संसद में बैठे हैं वो राजनीति करने के लिए तो गए हैं ना, ऐसा तो नहीं कि वहाँ साधु बनने गए हैं। तो जनता के सामने वो बताएं कि सरकार गलत है, सरकार बताए कि ये सही है गलत है, और फिर जनता तय करेगी। सार्थक संवाद संसद में होना चाहिए, चाहे मामला चाहे वंदे मातरम का हो चाहे SIR का हो, जो वोटर लिस्ट की पुनरीक्षण की हम बात करें। मेरे साथ रमेश सिंह जी भी हैं। रमेश जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सारा मामला 2 दिन से चल रहा है संसद में, हम इसका छिद्रान्वेषण नहीं कर रहे हैं कि इसकी हम प्याज दर परते दर परत खोल रहे हैं, सिर्फ ये कि आखिर देश में जो भी मुद्दे हैं संसद में बैठे हुए लोग कितने समझदार हैं, अनावश्यक मुद्दों को कितना तूल दे रहे हैं, जबकि उनको हंसकर टाल देना चाहिए। कई बार गंभीर मुद्दों को आप चर्चा नहीं कर पाते और कई बार बेवजह के मुद्दों पर आप कहानियां गढ़ते हैं। तो संसद में कौन देश की चिंता कितनी गंभीरता से कर रहा है, ये भी इसके जरिए लोगों तक पहुंचे कि देश के मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष कितना गंभीर है। आपकी राय वंदे मातरम और SIR पर? राघवेंद्र जी, चाहे संसद हो और चाहे संसद के बाहर हो, पॉलिटिशियंस राजनीति करते हैं और वो राजनीति करते हैं सत्ता पाने के लिए, अपने विरोधियों को मात देने के लिए। तो इसमें बहुत सारे गौड़ मुद्दे भी आते हैं और बहुत सारे गंभीर मुद्दे भी आते हैं, लेकिन उनका क्राइटेरिया एक होता है जिससे राजनीतिक लाभ क्या होता है, और वो उनकी अपनी जगह पर वो सही भी है। 2014 के बाद से बीजेपी इतिहास का मंथन, इतना इतिहास का मंथन पहले कभी नहीं हुआ जितना 2014 के बाद से हो रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। क्या है, इतिहास में बहुत कुछ काले कारनामे है, बहुत कुछ काला पक्ष है, बहुत कुछ ऐसा है जिसे छुपाया गया है इतिहास में। इतिहास को लिखा भी इस तरह से गया है कि उसको छुपा के, मतलब आप देखिए आजादी के बाद से जब सरकारें बनी तो जो शिक्षा मंत्री थे वो इस तरह से बनाए गए कि उनने एक इतिहास को एक विशेष नैरेटिव में गढ़ा है। अब जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी के जो स्टैंजाज है ये वंदे मातरम के, 2 को लिया 2 को नहीं लिया, ये बात मतलब आम आदमी के स्टूडेंट्स की भी जानकारी, बहुत कोई गहराई से इतिहास को पढ़े तो इन चीजों की जानकारी होती है। तो ये सब चीजें एक विशेष परिस्थिति में हुई, एक विशेष राजनीतिक दल ने की, उसने क्यों की, उस वक्त की उनकी परिस्थिति क्या थी, आज भी वो मानसिकता क्या है। तो ये सब चीजें मंथन के द्वारा बाहर निकलनी चाहिए। आज का जो शिक्षित युवा है वो सब ये जानना चाहता है, सोशल मीडिया के माध्यम से उसे जानकारी मिल रही है। तो कांग्रेस के साथ एक समस्या रही है कि शुरू से ही वो एक मुस्लिम तुष्टीकरण के और इस्लामिक प्रभाव को एब्जॉर्ब करने की प्रवृत्ति की रही है। उसने कुल मिला के कहा जा सकता है कांग्रेस ने शुरू से दरअसल रमेश जी, कांग्रेस इसी तो ऐतराज कर रही कि जब ये मामला इतना पुराना हो गया है तो आखिर इसे अब उठाने की जरूरत क्या है। वो जो तुष्टीकरण की बात थी नहीं थी, आपने कहा कि उस समय जो देशकाल परिस्थितियां थी तब के नेताओं ने, उस समय के नेतृत्व ने इस पर निर्णय ले लिया। अब इस गड़े मुद्दे को उखाड़ने की क्या जरूरत है 150 साल बाद? आखिर आप इसको उखाड़ कर करना क्या चाहते हैं? जी, इसको उखाड़ना इसलिए जरूरी है
कि इतिहास के दोनों पक्षों को आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, उसके सामने रखा जाना चाहिए। हमसे इतिहास में क्या गलतियां हुई है और उन गलतियों, देखिए ऐसे कैसे कह दिया गड़े मुर्दे है, उस समय जो गलतियां हुई है उनके रिपरकेशंस, दूरगामी परिणाम आज भी भुगतना पड़ रहा है। बंकिम चंद्र चटर्जी के जो 2 स्टैंजास को हटाया गया था, वो जिस मानसिकता के साथ हटाया गया था, उसी का नतीजा है 370। रमेश सिंह जी, मैं वो दो स्टैंजा है, मैं बता दूं जिनको लेकर बात हो रही है और बीजेपी भी इसको लेकर कह रही कि ये काटे गए, कांग्रेस ने इस पर क्यों समझौता किया, इनको क्यों काट दिया गया। उसमें है तुमी विद्या तुमी धर्मा, तुमी हदि तुमी मर्मा, त्वम हिम प्राणः शरीरे, बहुते तुमी माँ शक्ति, हृदय तुमी माँ भक्ति। ये जो लाइन है, तोमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम, तुम ही दुर्गा, ये सबसे खास बात है, तुम ही दुर्गा 10 प्रहर धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या विद्यायिनी, नमामि त्वाम। फिर उसमें है कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये जो मामला है, श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूषिताम धारिणी वर्णी भरणी मातरम वंदे मातरम। इसमें असल में जो दिक्कत उस समय आई होगी, चूंकि सब देश बहुत संवेदनशील दौर से गुजर रहा था, आज़ादी के आंदोलन पर हिंदू मुसलमानों की एकता बहुत ज़रूरी थी। अगर इन 2 स्टैंजा को लेकर अंग्रेज़ों से लड़ाई करने वाले बंटते तो फिर हम आपस में उलझ जाते। तब के नेतृत्व ने ये सोचकर इस लाइन को हटाया हुआ कि आज़ादी मिल जाए, तब किसी को कल्पना नहीं थी कि देश बटेगा। उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि एक मध्य मार्ग था जिसमें एक कहते हैं ना आम सहमति इस बात में हुई कि ये 2 स्टैंजा हटा दिए जाए, जिसमें धार्मिकता का उल्लेख है, हिंदू देवी देवताओं का उल्लेख है और वो धरती माता की बात कर रहे हैं। इस्लाम में संभवतः इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं होती है। तो तब के नेताओं ने ये सोच कर कि आज़ादी की लड़ाई को कमज़ोर न पड़ने दिया जाए, इसलिए इन मुद्दों को हटा दें। अब आज़ादी भी मिल गई, देश को डर था कि बट न जाए, वो बट भी गया। अब ऐसे मुद्दे पर बीजेपी का संभवतः ये सोचना होगा कि क्यों ना अब ये चीज़ें सबके सामने लाई जाएं। कांग्रेस संभवतः इस मुद्दे पर यह बात कर रही होगी कि जब ये सब कुछ खत्म हो गया, अब आप इस मुद्दे पर क्यों उखाड़ रहे हैं, क्योंकि आपकी मंशा इसको उखाड़ इस मुद्दे को उभार कर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर अपना एक तरह से वोट बैंक बढ़ाने की है। मुझे ऐसा लगता है, ना तो हम भाजपा के प्रवक्ता हैं ना कांग्रेस के, जो आम आदमी के नाते समझ पा रहे हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। आपकी छोटी सी राय रमेश सिंह जी। राघवेंद्र जी, आपने जो बात कही ना, ये उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप बिल्कुल सही थी, उस समय ये जरूरी थी। लेकिन आज इनको उभारना इसलिए जरूरी है कि क्योंकि इनने एक नकारात्मक इतिहास में एक ऐसी परंपरा भी छोड़ी है कि जैसे 370 है, वक्फ एक्ट है, घुसपैठियों का मुद्दा है, हिंदू धर्म की प्राचीन विरासतों का मुद्दा है। इन मुद्दों पर उस समय मुस्लिम मानसिकता जो बन गई, हर मुद्दे पे बीजेपी कांग्रेस ने समझौता किया, और हो सकता है उस समय की परिस्थितियों के अनुसार ये समझौता जरूरी हो, मैं मानता हूँ। अगर मैं होता या आप होते तो आप भी समझौते करते, लेकिन उसके कारण जो एक मानसिकता बनी है मुसलमानों की, उसे आज हमें भोगना पड़ रहा है। तो आज उस मानसिकता के काकस से मुसलमानों को बाहर करने के लिए उसे तोड़ना जरूरी है, और बीजेपी वही काम कर रही है। वो मानसिकता जो मैं कई बार कहता हूँ, राठी जी भी इस बात से सहमत होंगे, मेरा मानना है कि भारत के मुसलमान दुनिया के मुसलमानों से थोड़ा अलग है। जो पाकिस्तान चले गए उन मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो देश में मुसलमान रह गए हैं उनमें भारतीयता ज़्यादा है। आप देखिए कि जिनको इस्लाम के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था वो पाकिस्तान चले गए, क्योंकि उनको लगा था कि वहाँ जाएंगे तो पाकिस्तान में जाके उनकी पूरी दुनिया बदल जाएगी और वो खुदा के बंदे होने के नाते खुदा के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान की क्या दुर्गति हो रही है, वो बट गया कई हिस्सों में। जो बचा हुआ पाकिस्तान है वो भी ऐसा है कि जहां आधे देश पर तो वहाँ की सरकार हुकूमत करती है, बाकी आधे देश पर आतंकी या जो अलगाववादी वो उनका राज चलता है। तो इस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि वो पाकिस्तान का मुद्दा है। लेकिन ये जो बात है, कहीं ना कहीं राठी जी जो बात रमेश सिंह जी कह रहे हैं कि इससे बंटवारे के बाद हिंदुओं को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि पाकिस्तान तो मुसलमानों ने ले लिया, बचा हुआ हिंदुस्तान भी अब हिंदुओं का नहीं है। यहाँ भी वो सब बातें हो रही है एक हिस्सा खोने के बाद जो नहीं होनी चाहिए थी। इसमें कम से कम जो हिंदू है वो चाहता है कि उसकी जो चीज़ें हैं वो सुरक्षित रहे, और ऐसा ना हो कि उसकी आरतियों पर पाबंदी लगे, उसके जुलूसों पर पाबंदी लगे, और उनकी बेटियों के साथ कुछ जिहाद टाइप का, जिहाद तो अच्छा सा शब्द है, पवित्र, कोई कुत्सित योजना के तहत बेटियों को भगाने की, उनको
प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने की बातें ना हो। ये सिर्फ हिंदुओं को डर है, बाकी तो हिंदू और मुसलमान सदियों से साथ रहते आ रहे हैं, आज भी रहने को तैयार है। आपकी छोटी टिप्पणी। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और वंदे मातरम और संसद में ये बड़ा अचरज का विषय रहा कि बहुत काम के जरूरी जो बिल पेश होते हैं उसमें संसद में गतिरोध हो जाता है और बिल एक तरफा बिना बहस के पास हो जाते हैं। और अब 150 साल पुराने इतिहास को, मैं उस समय सत्ता पक्ष कहता है कि संसद विपक्ष चलाने नहीं दे रहा, लेकिन ऐसे विषय जो 150 साल पुराने हैं और जो एकदम आज अत्यंत आवश्यक विषय में नहीं है जी, तो उस विषय पे संसद चल रही है। मतलब जिस पे चलना चाहिए, जो बिल पास हो रहे हैं, जो वर्तमान में लागू हो रहे हैं, जिसको पूरे देशवासियों का फायदा या नुकसान होना है, उसको लेके संसद में गतिरोध हो जाता है और इसको लेके कोई गतिरोध नहीं हो रहा है। तो दोनों ही दल कहीं ना कहीं राजनीति। मैं इसमें एक चीज जोड़ूं। कायदे में तो चूंकि हम लोग तो संसद के बाहर हैं, कायदे में संसद में चर्चा होनी चाहिए थी। जो इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई थी, पूरा देश एक तरह से परेशान हो गया था। समय का, जिसे कहते हैं ना कि काम रोको प्रस्ताव, संसद में इस मुद्दे पर बात होनी थी, लेकिन वो मुद्दा ना तो सत्ता पक्ष के लिए महत्वपूर्ण लगा, ना प्रतिपक्ष के लिए महत्वपूर्ण लगा। एसआईआर और वंदे मातरम पर उलझ गए। विपक्ष में बैठे राहुल गांधी को चाहिए था कि वो इस बात पर करते कि हम इन मुद्दों को छोड़ रहे हैं। देश में लाखों यात्री परेशान हो गए और लाखों यात्री के साथ अरबों रुपए का किराया भाड़ा जो है वो बढ़ा दिया इस पूरे संकट के चलते, जो बाकी एयरलाइंस थी। इस पर किसी की चिंता नहीं है, आम आदमी की चिंता किसी को नहीं है। प्रतिपक्ष और सरकार दोनों पश्चिम बंगाल की चिंता कर रहे हैं। प्रतिपक्ष और सरकार घूसपेटियों की चिंता कर रहे हैं कि जो घूसपेटियां आए, प्रतिपक्ष चाहता है कि उनके नाम ना कटे, सरकार चाहती कि धर्मशाला नहीं है उनके नाम कटना चाहिए। तो जनता जो ताजा स्थिति में एयरपोर्ट पर भीड़ मची हुई थी, एक हफ्ते से पूरा देश परेशान था। इस पर राठी जी, न कांग्रेस न सत्ता, दोनों बराबर के गुनाहगार हैं। जी नहीं, मैं वही बात बोल रहा था कि जरूरी बिल, और जैसा आपने इंडिगो की बात बोली, तो इस पे सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों को मजबूती से खड़ा होना था, लेकिन उस विषयों पे संसद को भंग कर देते हैं, हल्ला मचाते हैं, वेल में आ जाते हैं। जबकि वंदे मातरम जैसे विषय पे गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं, तो इससे दोनों ही पक्ष अपना कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, ये सिद्ध होता है। इसके अलावा जो आपने एसआईआर की बात बोली, तो एसआईआर में बड़ी मतलब अलग अलग ढंग है। जब हम प्रैक्टिकली उसे देखते हैं, देखिए बांग्लादेशी को बाहर करना है या किसी और को बाहर करना है, एक बड़ा अच्छा विषय है, बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, हेडलाइन अच्छी बनती है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल देखते हैं तो हमारे ही देश के कई ऐसे लोग हैं, मेरे नॉलेज में अभी कई ऐसे लोग हैं, हम तो अर्रा कॉलोनी जैसे समरान क्षेत्र में रहते हुए 300 नाम लगभग हमारे वार्ड में, 900 में से 300 नाम कट रहे हैं। इसलिए सिर्फ कट रहे हैं कि, और वो एक भी उसमें मुस्लिम नाम कह दें, बांग्लादेशी कह दें या कुछ कह दें, तो वो नहीं है। दूसरे क्यों कट रहे हैं? वो इसलिए कट रहे हैं कि किसी की शिफ्टिंग है, कोई खुद जागरूक नहीं है, अभी तक फॉर्म भर के नहीं दे रहा है, कोई यहाँ से शिफ्ट हो गया है। इसमें गलती किसकी है? वोटर की गलती है। एसआईआर इस नाते बंद होनी चाहिए क्या? एसआईआर बंद होने की बिल्कुल नहीं बात कर रहे, वोटर की गलती है। लेकिन इसमें एक जो छोटी सी चीज थी जो गवर्नमेंट ने, मुझे ऐसा लगता है कि क्यों मतलब हम नहीं मानते कि वहां जो बैठे हैं वो बहुत ही बुद्धिमान लोग होते हैं, हम उस बुद्धि उस श्रेणी के नहीं है, लेकिन जिनका नाम 2003 में था और जिनका नाम 2025 में था, आप खुद उसकी मैपिंग करते, उतने नाम तो हटा देते, तो आपकी मेहनत बच जाती। फिर आप जिनका नाम 2025 में था और 3 में नहीं था या कहीं अन्य विधानसभा में था, उतों की एसआईआर कर देते वो, तो उसमें से ज्यादा सुविधा बीएलओ को भी मिलती, वोटर को भी मिलती। अब पता चला लाइन में हर आदमी लगा, आज भी लोग लगे। आज भी मेरे पास फोन आ रहा है, साहब पहले हम कोई कोविड वाले बूथ में थे, अब दूसरे बूथ में हमको उसमें ढूंढ लिया, नहीं मिला, अब आसपास के बूथ ढूंढवा दें। तो आदमी को लाइन में लगा दिया। देखिए आदमी को लाइन में इसलिए लगा दिया क्योंकि आदमी गैर जिम्मेदार है। अगर आपको देश की तकदीर का फैसला करने के लिए वोट का हक चाहिए तो आपको इतना तो जागरूक होना पड़ेगा। ये छोटा मोटा अधिकार नहीं है। नहीं। इस अधिकार के लिए हमारे लाखों लोगों ने जान दे दी, तब ये अधिकार मिला, और हम इसको इतना कैजुअल ले रहे हैं कि साहब हमको मिल नहीं रहा है। मेरे साथ भी ये हुआ। मैं जिस वार्ड में रहता हूँ वहाँ हमसे पूछा गया कि आप बताइए कि 2003 में आपके वोट कहाँ डरे थे, आपके पिताजी का, आपकी माताजी का बताइए। हमने अपना वोट बता दिया कि हमने ये डाला था। बोले नहीं, इसके साथ 2003 में पिताजी का भी बताइए। मेरी पत्नी 2003 में वोट हमारे, चूंकि मेरी शादी 97 में हुई, एक इलेक्शन में उन्होंने वोट डाल दिया था। अब एसआईआर में ये कहा, उनसे पूछा गया कि आपका नाम यहाँ जरूर है लेकिन आपकी माताजी और पिताजी का नाम बताइए 2003 में। हमने रिकॉर्ड लिया, बीएलओ से बात करी, उसने हमको
उतने हिस्से की फोटोकॉपी भी दे दी, हमने उसको लगा दिया और हो गया। अगर आप सरकार बदलने का रुतबा चाहते हैं कि आपकी एक बटन दबाने से सरकार इधर से उधर हो जाए, तो मुझे लगता है कि इतना तो कष्ट उठाना पड़ेगा। जब 2 रुपए सरकार से लेने के लिए हम दिन रात एक करते हैं, 50 कागज इकट्ठा करते हैं, तो ये सिर्फ बहानेबाजी है। ये SIR को बदनाम करने की साजिश है। इसमें दिक्कतें कुछ नहीं है, दिक्कत तो आपको हर काम में आएगी, लेकिन 1000 रुपये आप अभी सारी दिक्कतें हिंदुस्तान का आदमी को पूरी कर लेगा। लेकिन वोट चूंकि उसमें पैसा नहीं मिल रहा है लेकिन अधिकार मिल रहा है, इसको आप लाइटली ले रहे हैं, ये मेरा कहना था। बिल्कुल लाइटली नहीं ले रहा हूँ। SIR के लिए भी देखिए, अब आप SIR इतने सारे स्टेट्स में चल रहा हो, आसाम में नहीं होगा, तो अब इसको राजनीति नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? देखिए एक बात, असम एक विशेष तरह का दर्जा है। हम अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, 7 सिस्टर्स की बात करें, उस पर चीन की नजर है, उस पर बांग्लादेश की नजर है। बहुत उलझा हुआ मामला है। वहां क्या बांग्लादेशी या अन्य लोग नहीं रह रहे हैं? असम गण परिषद ने इस मुद्दे पर 90 के दशक में बड़ा आंदोलन किया था। यहां से बैठ के हम मिजोरम की, असम की बात आसानी से कर सकते हैं। जो वहां सरकार है वो कितनी मुश्किल से उस हिस्से को और देश को बचाने की कोशिश कर रही है, सिर्फ हम वहां जाएंगे तब महसूस कर पाएंगे। उसको हम यहां सिर्फ एक लाइन में उड़ा दें कि वहां नहीं होगा, उसकी परिस्थितियां अलग है, वो अगर आप जाएंगे तो आपको महसूस होगी। ये हिंदुस्तान में एक ही जगह नेशनल सिटीजन फॉर रजिस्टर बनी, जो उन 11 दस्तावेजों में से एक है, वो आसाम में ही बना है। तो आसाम में होना ना होने से, जो आपने बोला दूर और पास की परिस्थिति की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लोकल परिस्थितियां हम देख रहे हैं कि जो आपने माँ बाप का भी नाम कहा, बिल्कुल मेरा ये कहना, जो 2003 और 2025 में जिसका नाम था, जिसको आप इंक्लूड ही कर रहे हो, तो उसको सरलता से लाइन में लगाने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जो उसमें से, जैसे मेरे पास एक बुजुर्ग दंपत्ति है, अब वो खुद बुजुर्ग 70-80 साल के हैं, उनके माँ बाप का तो उन्हें पता नहीं कि कब गुजर गए, बिना पढ़े लिखे। देखिए 2003 में उनका नाम नहीं है, अब क्या 2025 में आप उन्हें बांग्लादेश भेजोगे? नियम को नहीं पता कि आपकी उम्र क्या है। नियम तो नियम है ना। नियम ने थोड़ी देखा कि उम्र, वो बुजुर्ग की उम्र 85 साल है कि 80 साल है। नियम का पालन नहीं करेंगे तो फिर कोई नियम लागू नहीं हो सकता। और जहां तक आप असम की बात कर रहे थे, समय कम है, लेकिन असम का अगर आपको भी जिम्मेदार बना दिया जाएगा, मेरा कहना यह कि हम अरेरा कॉलोनी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं जहां हम बैठे हुए हैं। असम को हम यहाँ से देख के बहुत हल्केपन में ले रहे हैं। वहाँ दुनिया की कितनी ताकतें काम कर रही हैं, कितनी ताकतें काम कर रही है। चीन कितनी ताकत से काम कर रहा है, हिंदुस्तान की कितनी पॉलिटिकल पार्टी चीन के साथ अटैच है, कितनी पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। वो एक बहुत उलझा हुआ मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। सरकार उसको फेस कर रही है, वहाँ के लोग जानते हैं। मैं अंतिम टिप्पणी के लिए आपके पास आऊँगा, समय की कमी है। योगीराज जी, बहुत छोटी सी और सार्थक टिप्पणी। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो क्या है कि संसद हो, चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ये सब नियम कायदे कानून से चलते हैं। ये नहीं कि रात में मोदी जी को सपना आया कि साहब कल वंदे मातरम पर चर्चा कर लेंगे। इसके लिए बाकायदा समिति के पास मैटर जाता है, वो तय करती है, अध्यक्ष उसको परमिशन देते हैं, उसमें इंक्लूड कांग्रेस भी होती है। तो आपने तब तो आपत्ति नहीं जताई कि वंदे मातरम पर चर्चा मत करिए, आपने तब आपत्ति नहीं जताई कि SIR पर चर्चा मत करिए। आप केवल पब्लिसिटी पाने के लिए SIR का विरोध कर रहे हैं। SIR एक अलग चीज़ है, और SIR पर जब बात आती है तो आप वोट चोरी पे चले जाते हैं। वोट चोरी एक अलग मुद्दा है। बिहार में जहाँ जहाँ SIR हुई, वोट चोरी रोकने के लिए SIR हो रही है, मैं वही तो कह रहा हूँ, लेकिन आप उसको दूसरी दिशा में, कांग्रेस उसको दूसरी दिशा में ले जा रही है। बिहार में SIR और 1400 एक विधानसभा का डाटा दिया उन्होंने, एक बूथ का 1400 वोट जिस वोट से कटे उसमें कांग्रेस जीती। जहाँ 1600 वोट कटे वहाँ RJD जीती, जहाँ और कटे वहाँ बीजेपी हार गई। तो ऐसा थोड़ी हो रहा है कि साहब सब एक भी शिकायत उसके बाद नहीं आई कि मेरा नाम गलत कट गया या किसी का नाम गलत जुड़ गया। तो ये उसके पहले के मुद्दे थे, अब खत्म है SIR। बिहार में कोई पार्टी का बात नहीं कर रही है। दूसरी एक बात और लास्ट में कहूंगा जी, कि आप कहते हैं साहब 150 साल पुरानी बात पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप तो 150 साल से नेहरू जी, गांधी जी का राग अलाप रहे हो, आप तो क्यों जवाब नहीं दिया जाएगा आपको? चर्चा जब तक होगी, जब तक नेहरू जी के काम गिनाते जाएंगे, तब तक इस बात की चर्चा भी होगी कि वंदे मातरम में क्या हुआ। इसलिए चर्चा बंद होने वाली नहीं है और चलना चाहिए देश के प्रति। उसमें क्या है, आप उसको पॉजिटिव लो और कुछ उससे सार्थक हल निकलता तो निकल। देखिए, गलती को मानना चाहिए, गलती को सुधारना चाहिए, इसी से समाज और संसद चलती है। अगर कोई भी अड़ेगा तो संसद नहीं चल पाएगी, लेकिन मुद्दे पर सबको संसद में होना चाहिए। कल वंदे मातरम की चर्चा शुरू हो रही थी, नेता प्रतिपक्ष संसद से हाजिर नहीं थे, उस पर बातचीत हो रही थी। कांग्रेस के दोनों प्रमुख नेता नहीं थे, प्रियंका गांधी भी नहीं थी और राहुल गांधी भी नहीं थे। इससे ये पता चलता है कि आप संसद के कामकाज के प्रति कितने गंभीर हैं। अगर आप एजेंडा लेकर संसद में जा रहे हैं तो फिर ये देश का दुर्भाग्य है। एजेंडा सिर्फ एक होना चाहिए कि देश कैसे ठीक चले, समस्याएं कैसे खत्म हो। उसमें तमाम चीज़ें आती है, SIR भी है, वंदे मातरम भी है और देश के लोगों की
समस्याओं के समाधान की भी बात है। मैंने इंडिगो का इसलिए जिक्र किया कि वो एक बड़ी समस्या थी, लेकिन कांग्रेस भी उस पर सो रही थी और सरकार क्यों चाहेगी कि जिस पर वो फंसेगी उस पर वो खुद चर्चा कराए। तो मौके पर चौका मारने की जरूरत है। यहाँ थोड़े से सभी लोग मुझे लगता है कि चूक गए, समय की कमी है। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रमेश सिंह जी, दूसरे दौर की बातचीत में आपसे मैं आपके विचार नहीं ले पाया। राठी जी, आपसे भी माफ़ी मांगूंगा कि आपसे दोबारा बातचीत नहीं हो पाई। कुल मिलाकर हंगामा क्यों बरपा है, इसका समाधान ढूंढने की ज़रूरत है और ये देश उम्मीद लगाता है कि संसद में इस तरह की गतिविधियाँ होंगी जो लोक कल्याण पर ज़्यादा काम करेंगी। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।